गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 24 डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। एनिमल्स में डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट बट ऑल्सो इन अदर एनिमल। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज बाई बैक्टीरियम। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज बाई अ वायरस। कुछ वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद ये ना तो सिर्फ डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन एंड प्लांट में, बल्कि दूसरे एनिमल्स में भी डिजीज कॉज कर देते हैं। जैसे एंथ्रेक्स एक बैक्टीरिया है जो कैटल्स और ह्यूमन दोनों में ही माउथ एंड द फुट डिजीज पैदा कर देता है। ठीक है, फुट एंड द माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज बाय अ वायरस। तो जो फुट एंड द माउथ डिजीज है वो वायरस के कारण कॉज हो जाती है। और इसके अलावा जो एंथ्रेक्स एक बैक्टीरिया है जो ह्यूमन एंड कैटल में डिजीज कॉज करता है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म cause disease in plant like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and the others. The diseases reduce the yield of the crop suitable to point to for some plant. कुछ डिजीज प्लांट्स में भी होती हैं जो वायरस एंड द बैक्टीरिया कॉज करते हैं। इनके हो जाने से क्रॉप की यील्डिंग, क्रॉप पैदा होना मतलब उसकी जो पैदावार होती है कम हो जाती है, क्रॉप यील्डिंग कम हो जाती है। कुछ प्लांट डिजीजेज हैं साइट्रस कैंकर, ये बैक्टीरियल है, ये नींबू में होता है, एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। साइट्रस कैंकर। रस्ट ऑफ वीट, वीट में होने वाली डिजीज है, एक फंजाई से होती है और एयर और शीट के थ्रू ट्रांसमिट होती है। येलो वेन मोज़ेक ऑफ द भिंडी, भिंडी में या ओकरा में उसकी वेन्स जो धारियाँ धारियाँ होती हैं लीव्स में वो क्या हो जाती है, येलो कलर की, चकत्ते चकत्ते आ जाते हैं उसमें। तो ये वायरस के कारण होता है और इसका ट्रांसमिट इंसेक्ट के थ्रू होता है। तो हम कुछ केमिकल्स यूज करते हैं जिनसे माइक्रोब्स को किल किया जा सकता है प्लांट में इन डिजीज से बचाने के लिए। फूड पॉइजनिंग। बूझे वॉज इन्वाइट बाई द फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वैरायटी ऑफ द फूड स्टेप ऑन रीचिंग होम टू स्टार्टेड वोमिटिंग एंड हैड टू टेकन टू हॉस्पिटल। द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग. Food poisoning could be due to the consumption of the food spoiled by some microorganism that grow on our food sometimes produce toxic substance which make the food poisonous, causing serious illness and even death. So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. मेरा एक फ्रेंड था, वो पार्टी में आया और उसने पार्टी में बहुत सारे फूड स्टफ खाए, फूड आइटम खाए। जब वो घर गया तो उसको वोमिटिंग हुई, इसको डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसको फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो फूड पॉइजनिंग कब होती है, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को स्पॉइल कर देते हैं, फूड को खराब कर देते हैं जिसको हमने ईट किया है। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड पे ग्रो कर जाते हैं और वो टॉक्सिक जहरीले सब्सटेंस बना देते हैं जो हमारी बॉडी में पॉइजन बना देते हैं और इससे हमको इलनेस या हमारी डेथ भी हो सकती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड में ग्रो होके टॉक्सिक सब्सटेंस बना देते हैं, टॉक्सिक मतलब जहरीले, जिससे हमारी बॉडी में पॉइजन फैल जाता है और हमारी बॉडी में इलनेस या हमारी डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है फूड प्रिजर्वेशन। In chapter 1 we have learned about the method used to preserve and store food grains. How to be preserve cooked food at home. You know that bread left unused under moist condition is attacked by fungus. Microorganisms spoil our food. Spoiled food emit bad smell and has a bad taste and change color. Is spoiling of the food a chemical reaction? Paheli bought some mangoes but she could not eat them for a few days. Later she found that they were spoiled and rotten. But she knew that the mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time. She is confused. Food preservation. हमने चैप्टर में पढ़ा कि हम कुछ मेथड्स होते हैं क्रॉप को, फूड को स्टोर करने के, ठीक है। तो लेकिन वो ग्रेन्स थे, ठीक है,
हमारी रॉ ग्रेन्स थी, लेकिन जो कुक्ड फूड है उसको भी प्रिजर्व करके रखने के भी कुछ मेथड्स होते हैं। अगर हम ब्रेड को ऐसे मॉइस्चर में छोड़ देते हैं तो ब्रेड में के ऊपर कौन फंगस अटैक कर देता है और उस पर क्या हो जाता है, उसको स्पॉइल कर देता है, खराब कर देता है फंगस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड को में ग्रो होकर उसको स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं, जिससे उसमें बैड स्मेल आने लगती है, ठीक है, उसका टेस्ट भी बैड हो जाता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो स्पॉइल फूड की क्या क्या इंडिकेशन है, कैसे पता चलेगा कि फूड स्पॉइल हो गया? तो उसकी स्मेल बैड हो जाती है, उसका टेस्ट जो होता है, जो टेस्ट हम करते हैं तो वो भी बैड हो जाता है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है, जैसे नॉर्मल होना चाहिए वैसा नहीं होता। ये क्यों होता है? क्योंकि फूड में केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं, जिसके कारण वो उसकी स्मेल, कलर और टेस्ट चेंज हो जाता है। लेकिन पहले कुछ समय पहले मैंगोज़ लेके आया, लेकिन वो मैंगोज़ ज़्यादा दिन तक नहीं खा पाया, उसके मैंगोज़ ख़राब हो गए। लेकिन उसने देखा कि उसकी मम्मी जो मैंगो का पिकल रखती है, अचार रखती है, वो कई मतलब सालों तक चलता है, 1-2 साल आराम से चल जाता है। तो वो कंफ्यूज हो गया कि मैं जो मैंगो लाया था वो स्पॉइल हो गया, लेकिन मम्मी ने जो पिकल्स रखा था वो क्यों नहीं स्पॉइल हुआ। लेट अस स्टडी द कॉमन मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। तो हम घरों में फूड के प्रिजर्व करने के कॉमन मेथड्स पढ़ते हैं, जिससे उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक ना कर पाए और वो स्पॉइल ना हो। सबसे पहला मेथड है केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड, सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। We add salt or acid preservative to pickle to prevent the attack of the microbes. Sodium benzoate and sodium metabisulfate are common preservatives. These are also used in jams and the squashes to check their spoilage. तो देखिए सॉल्ट और एडिबल ऑयल को हम यूज करते हैं केमिकल्स को, इन केमिकल्स को यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव्स के रूप में। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को चेक करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव सॉल्ट एंड द एसिड्स भी होते हैं। सॉल्ट और एसिड हमारे क्या करते हैं, पिकल्स को, अचार को प्रिजर्व करके रखते हैं। इसके कारण अचार खराब नहीं होता। हम उसमें सॉल्ट डालते हैं और एसिड डालते हैं, सॉल्ट या एसिड डाल देते हैं, इससे क्या होता है, और ऑयल डालते हैं पिकल्स में, तो हमारा अचार क्या रहता है, पिकल क्या रहता है, बहुत देर तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इसके अलावा सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट भी कॉमन प्रिजर्वेटिव्स है, जिसका यूज किया जाता है प्रिजर्व करने के लिए। जैम और फ्रूट के जो स्क्वैशेस होते हैं, जो आपको स्क्वैश मिलते हैं, ठीक है, ऑरेंज का स्क्वैश मिलता है जिसमें उसका जूसेस भी होते हैं, तो जैम और स्क्वैशेस यूज करने के लिए हम इन प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। Common salt has been used to preserve meat and the fish for ages. Meat and the fish are covered with dry salt to check the growth of the bacteria. Salting is also used to preserve amla, raw mangoes and the tamarind. Common salt बहुत प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है मीट और फिश को। मीट और फिश में इससे इसको कवर कर दिया जाता है, सॉल्ट लगा दिया जाता है, जिससे क्या होती है, उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती है। इसके अलावा आंवला, सूखे आम और टैमरिंड, इमली को भी प्रिजर्व करने के लिए सॉल्ट से कवर करके रखा जाता है। प्रिजर्वेटिव बाय शुगर। जैम्स, जेली एंड द स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाय शुगर रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया विच स्पॉइल फूड। शुगर क्या करती है, फूड में से मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देती है। जब हम शुगर डालते हैं तो वो क्या करती है, फूड से मॉइस्चर कंटेंट को कम कर देती है। मॉइस्चर में बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं, तो मॉइस्चर कम हो जाएगा तो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जैम, जेली और स्क्वैशेस में शुगर यूज की जाती है प्रिजर्वेटिव्स के रूप में। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड द विनेगर। यूज ऑफ द ऑयल एंड द विनेगर prevent spoilage of pickles because bacteria cannot live in such an environment. Vegetable, fruits, fish and the meat are often preserved by this method. Oil and the vinegar यूज किया जाता है पिकल्स को स्पॉइल होने से बचाने के लिए, इसलिए अगर पिकल्स में हम क्या डाल देते हैं, विनेगर और ऑयल डालते हैं ताकि अचार खराब ना हो। क्यों?
क्योंकि इस इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाएगा, विनेगर और ऑयल वाले इन्वायरमेंट में। वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश और मीट को भी प्रिजर्व करते हैं ऑयल एंड द विनेगर से। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, गर्म और ठंडा ट्रीटमेंट। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज स्टोर और यूज। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिमिलरिटीज, we keep our food in the refrigerator. Low temperature inhibit the growth of the microbes. Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. The milk is heated in about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. By doing so, it prevents the growth of the microbes. This process was discovered by Louis Pasteur. It is called pasteurization. तो हीट एंड द कोल्ड ट्रीटमेंट, हम देखिए हमारी मदर क्या होती है, जब दूध को यूज और स्टोर करने से पहले उसको बॉईल करती है, मतलब हीट ट्रीटमेंट करती है। बॉईल करने से मिल्क हमारा बहुत देर तक रखा रह जाता है, ठीक है, खराब नहीं होता जल्दी। इसके अलावा हम उसको रेफ्रिजरेटर में भी रखते हैं क्योंकि कम टेम्परेचर कोल्ड क्लाइमेट में वो जल्दी खराब स्पॉइल नहीं होता। इसके अलावा दूसरी मेथड है पास्चराइज्ड। पास्चराइजेशन में क्या करते हैं, मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 to 30 सेकेंड्स के लिए बॉईल करते हैं। उसके बाद सडन एकदम से उसको चिल कर देते हैं, ठंडे टेम्परेचर में रख देते हैं, जिससे वो माइक्रोब्स की ग्रोथ से उसमें नहीं हो पाती है। इस प्रोसेस को सबसे पहले डिस्कवर किया था लुईस पास्चर ने, इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं पास्चराइजेशन। मतलब पहले मिल्क को क्या किया, 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 to 30 मिनट्स तक बॉईल किया, उसके बाद एकदम से चिल कर दिया, ठंडा कर दिया, इससे माइक्रोब्स ग्रोथ नहीं करते। स्टोरेज एंड द पैकेजिंग, दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड द इवन वेजिटेबल आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब। आजकल ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल भी सील पैक एयर टाइट पैकेट्स में मिलती है, जिनमें एयर टाइट पैकेट्स मिलते हैं, जिनमें वेजिटेबल्स आपको मिल जाएंगी और इससे से एयर निकाल ली जाती है, और हमको ड्राई फ्रूट्स भी मिलते हैं। तो एयर टाइट करने से क्या होते हैं, उनमें माइक्रोब्स अटैक नहीं करते हैं। तो पैकेजिंग एंड स्टोरेज।